ईरान के पावर पिरामिड में एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। तो सवाल यह है कि इसे कौन भरेगा और इससे होगा क्या। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे, अब क्या होगा। देखिए, ये वो सवाल है जिसने ईरान को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है। कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो गया है और अब आगे क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आगे क्या होने वाला है, ये समझने के लिए हम कुछ अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पावर वैक्यूम बना है वो कैसे भरेगा। फिर बात करेंगे कि इस पूरे सिस्टम की जड़ें कहाँ हैं, ये बना कैसे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिस्टम आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की, उस घटना की जिसने ईरान को इस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये कि 86 साल के आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद ईरान का जो संवैधानिक प्रोसेस है वो फौरन एक्टिवेट हो गया। मतलब अब एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई नया लीडर नहीं मिल जाता तब तक देश कौन चलाएगा। खैर, इसके लिए एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है जिसमें 3 बड़े अधिकारी हैं। यही लोग फिलहाल सुप्रीम लीडर के सारे काम संभाल रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सिस्टम में ऐसे हालात से निपटने के लिए एक मैकेनिज्म पहले से मौजूद है। अब ये जो सिस्टम ईरान में आज है, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इतिहास में। एक ऐसा इतिहास जहां धर्म और राजनीति हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ईरान में मौलवियों का राजनीति में दखल देना कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, 19वीं सदी में टोबैको मूवमेंट हुआ, फिर 1906 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन, 1963 में शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुए और फिर 1979 में तो इस्लामिक क्रांति ही हो गई। इन सब में एक बात कॉमन थी, मौलवी हमेशा से ही पॉलिटिकल बदलाव के सेंटर में रहे हैं। सोचिए, शाह के दौर में कितना दमनकारी माहौल रहा होगा। उनकी सीक्रेट पुलिस, ऐसे वेग हर जगह थी। ऐसे में लोगों के लिए मस्जिदों से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं थी। और यही वो जगहें बनी जहां विरोध संगठित हुआ, जहां क्रांति की नींव रखी गई। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं उस कोर आइडिया पर, उस विचारधारा पर जिस पर ईरान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इसे कहते हैं विलायत फ़क़ीह। इसका मतलब है न्यायविद का शासन। ये वो सिद्धांत है जिसे आयतुल्ला खुमैनी ने आगे बढ़ाया था। उनका मानना था कि देश का नेतृत्व एक वरिष्ठ इस्लामी न्यायविद को ही करना चाहिए। मतलब जो सबसे ज्यादा ज्ञानी और धार्मिक हो वही नेता बनेगा। सुप्रीम लीडर की भूमिका इसी सिद्धांत पर आधारित है। फिर 1979 में जब नया संविधान बना तो इसी धार्मिक सिद्धांत को एक रिपब्लिक के आइडिया के साथ मिला दिया गया और इसी अनोखे मिक्सचर से सुप्रीम लीडर का रोल बना और ईरान का मौजूदा सिस्टम भी। तो अब तक इस पद पर सिर्फ 2 ही लोग रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे खुमैनी और खामेनेई ने इस भूमिका को अपने अपने तरीके से शेक दिया। एक तरफ थे आयतुल्ला खुमैनी, जिन्होंने 1979 की क्रांति की पूरी विचारधारा तैयार की और इस सिस्टम की नींव रखी। और दूसरी तरफ आए आयतुल्ला खामेनेई। वो क्रूर ईरान इराक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति थे और बाद में उन्हें एक ऐसे हार्डलाइनर के तौर पर देखा गया जो हकीकत को समझता था और अलग अलग गुटों में बैलेंस बनाकर चलता था। खामेनेई की लीडरशिप कितनी कॉम्प्लेक्स थी, इसका एक बड़ा उदाहरण है 2015 की न्यूक्लियर डील। उन्होंने इस डील को मंजूरी दी, जिससे ये साफ पता चलता है कि उनकी पॉलिसी में विचारधारा भी थी और प्रैक्टिकल सोच भी। लेकिन सुप्रीम लीडर अकेले ही सब कुछ नहीं करते। उनके पावर के पीछे कई बड़ी और ताकतवर संस्थाएं हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं और बनाए रखती हैं। और इनमें सबसे अहम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये सिर्फ देश के सबसे ताकतवर फोर्स ही नहीं है, बल्कि ये इस शासन की आइडियोलॉजिकल आर्मी भी है। और सबसे बड़ी बात, ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। IRGC के अलावा 2 और बहुत पावरफुल बॉडीज हैं। एक है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, यही वो सभा है जो सुप्रीम लीडर को चुनती है, और दूसरी है गार्डियन काउंसिल। इसके पास तो इतनी ताकत है कि ये किसी भी कानून को वीटो कर सकती है और चुनावों में किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर यही हैं सत्ता के असली केंद्र। IRGC जो कि वैचारिक सेना है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो लीडर चुनती है, गार्डियन काउंसिल जो कानूनों और उम्मीदवारों पर नजर रखती है, और इनके साथ है बसीज फोर्स और कुद्स फोर्स जैसी ताकतें। ये सब मिलकर ही इस सिस्टम को थामे हुए हैं। तो ये तो हो गई सिस्टम की बात। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या। ईरान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से भविष्य थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है।
देखिए, जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा। देश की इकोनॉमी की हालत खराब है, लोगों में बहुत गुस्सा और असंतोष है। दुनिया में ईरान काफी हद तक अलग थलग पड़ चुका है और अंदर ही अंदर सत्ता के लिए खींचतान भी चल रही है। और इन सारी मुश्किलों की जड़ में एक बहुत बड़ी खाई है। ये खाई है जनता की उम्मीदों और सरकार के काम के बीच। लोग ज्यादा जवाबदेही चाहते हैं, ज्यादा आज़ादी चाहते हैं, लेकिन स्टेट का परफॉर्मेंस वैसा है नहीं। एक नया लीडर तो आ जाएगा, वो तो चुन ही लिया जाएगा, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या ईरान का ये पूरा सिस्टम खुद इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या ये टिका रहेगा? इसी सवाल का जवाब ईरान का अगला चैप्टर लिखेगा।